हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में भी मेंशन है और हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्टेम्पररी टॉपिक है एनर्जी सिक्योरिटी। सो व्हाट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी क्या है। देन डिस्कस करेंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी है दैट इज़ नेम्ड एज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर, कब इस्टेब्लिश किया गया, इसके मेंबर्स कौन से हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो को, कि चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, ओके। और जो एनर्जी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो क्या हैं, और एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये पूरा डिस्कशन रहेगा आज के इस लेक्चर का। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हम IEA के नाम से जानते हैं, इसने डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। तो हम एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन यहाँ पर लेंगे, ओके। एनर्जी सिक्योरिटी एज द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो ये डेफिनेशन दी गई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी एक तरीके से ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी सोर्सेज है जो अनइंटरप्टेड हो, ओके, और अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी हो। तो बेसिकली अगर हम इसे ब्रेक करें, इस डेफिनेशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को, तो ब्रेक करने में आप पाएंगे कि एक तो पहले एनर्जी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो, और जो ये अवेलेबल हो, ये अवेलेबिलिटी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो, मतलब हर कोई इसे एक्सेस कर सके, अफोर्डेबल प्राइस पे हो। ऐसा नहीं हो जैसे मान लीजिए आपको, अगर आप ध्यान दें तो जो सोलर पैनल हैं, ओके, जो सोलर एनर्जी है, जो रूफ टॉप है, जो छतों में लगाया जाता है हाउस होल्ड के, क्या हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसे? नहीं कर सकता। तो एनर्जी सिक्योरिटी तभी पॉसिबल होगी जब, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेगमेंट आपको एग्जाम्पल के रूप में लिया है ताकि आप ये समझ सको कि अफोर्डेबिलिटी क्या होती है या एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। तो मान लीजिए सोलर पैनल आपको अपने घर पे लगाना है और आप एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आज के ज़माने में अभी क्या सभी के लिए अफोर्डेबल है सोलर पैनल? नहीं है। अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी तो होगी एनर्जी, क्योंकि भाई सनलाइट रहेगी तो हमें यहाँ पर हमारा जो है चार्ज होता रहेगा बैटरी। लेकिन क्या अफोर्डेबल है? हर एक पर्सन एक गांव में क्या अफोर्ड कर सकता है, एक्सेस कर सकता है? नहीं ना। तो अभी क्या हमने एनर्जी सिक्योरिटी अचीव कर लिया? नहीं किया, ओके। जिस दिन अवेलेबिलिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी प्लस एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी एनर्जी रिसोर्सेज की, जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी, तो वो आपका एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगा। सो आई होप यू गॉट द बेसिक डेफिनेशन कि व्हाट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। सो दीज की टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? जहाँ पर जो सप्लाई एनर्जी है उस पर टाइमली इन्वेस्टमेंट इन लाइन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। देखो, एनर्जी सप्लाई को या जो एनर्जी जो सोर्सेज हैं उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ अलाइन करना, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल नीड्स के साथ में। इन्वायरमेंटल नीड्स का मतलब ये हो गया कि भाई हमें क्लीन एनर्जी पे अब फोकस करना चाहिए। अभी जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ हो रहे हैं, क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, अगर हमें इन्हें एड्रेस करना है और इसके साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मैच कराना है, तो फोकस किस पर होना चाहिए? क्लीन एनर्जी पे। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जिन्हें आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हो, विंड एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर आप करो, क्या होगा कि आप इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, साथ ही साथ जो सप्लाई ऑफ एनर्जी या अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मैच करे। जैसे प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी
इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे कि आप देखोगे इंटरनेशनल पोर्ट्स बन रहे हैं, रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है। ओके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, बट क्या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? आज आप अपने गांव में अपनी कोई फैक्ट्री लगा लीजिए, उसको रन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो 24/7 क्या एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है? तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म पे अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी देखें तो ये क्या है, जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है वो अलाइन करे किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंटल नीड्स के साथ में। तो जब इन्वायरमेंटल नीड्स आ जाता है यहाँ पर, तो आपका क्या है? क्लीन एनर्जी पे फोकस बढ़ जाता है, जो प्रेजेंट में आप देखोगे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस भी है। जैसे जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनर्जी आत्मनिर्भरता बाई 2040 का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, जैसे आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस एक कॉन्सेप्ट है, तो एनर्जी सेक्टर में इसे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एनर्जी आत्मनिर्भरता। क्यों आत्मनिर्भरता की बात हो रही है यहाँ पर? जो हमें 2040 तक अचीव करने का एक टारगेट रखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। देखो, हम अभी आपको पता है कि इंडिया एनर्जी सोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन कंट्रीज़ पर। हम अपना जो ऑयल एंड गैसेस इंपोर्ट करते हैं वो बहुत ह्यूज है, जिसका इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ता है। और इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP, जो इंटरनेशनल ट्रेड में, वो क्या होता है? मिसमैच होता है, गड़बड़ होता है एक तरीके से। और इस तरीके से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जो हम बाहर से चीज़ें अपने यहाँ पर मंगाते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, वो बिल बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें एनर्जी आत्मनिर्भरता अचीव करनी है 2040 तक। ओके, जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अचीव कर सकें वाइल फोकसिंग ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी। हम बाहरी देशों पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि डिपेंडेंसी इज़ नॉट गुड। अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर उन कंट्रीज़ ने ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए तो आपके इकोनॉमी में बहुत बैड इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। होता है ना ये सारी चीज़ें। सो इंटरकनेक्ट करके आप लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत अच्छी आपके क्वालिटी, आपका वैल्यू एक तरीके से एडिशन होगा आपके आंसर में। इसी तरीके से आप देखेंगे जो ग्लासगो समिट थी COP की, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, ओके, उसमें नेट जीरो टारगेट सेट किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर हम अपने जो कार्बन एमिशन है उसको कट करेंगे टू नेट जीरो बाई 2070। तो इस टारगेट को अगर हमें अचीव करना है तो हमें किस चीज़ पे ध्यान देना होगा? क्लीन एनर्जी पे। और क्लीन एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, प्रोडक्ट्स हैं, स्किल्स हैं, उसको डेवलप करने पर यहाँ पर फोकस करना होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्हाट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया। इनके द्वारा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये डेफिनेशन दी गई एनर्जी सिक्योरिटी को, तो हम जान लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जैसे UGC नेट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द OECD फ्रेमवर्क। OECD यहाँ पर आपका है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, मुझे कमेंट करके बताइए इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन है OECD की, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, OECD इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। तो OECD फ्रेमवर्क के तहत एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसे हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहते हैं। इसका मेन काम क्या था कि ये गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेगा टू शेप अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल। ओके, 1974 में इसको बनाया गया टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाइसेस।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको क्रिएट किया गया था बेसिकली इन रिस्पॉन्स टू द 1973 एंड 74 ऑयल क्राइसिस। जब यहाँ पर क्या हुआ था, जो मेजर प्रोड्यूसर हैं ऑयल के, उन्होंने प्राइसेस को बहुत हाई लेवल पे बढ़ा दिया था, और जो इंडस्ट्रीज़ थी जो डिपेंडेंट थे इन ऑयल इंपोर्ट्स पर, जैसे मान लीजिए इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स पर, जो हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से मंगाते हैं, रसिया से मंगाते हैं, ओके। तो वो कंट्रीज़ की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई थी। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए बैरल के रूप में मिलता है जो ऑयल हम मंगाते हैं, अभी मान लीजिए $100 का बिल आता है, अब ये $1000 का बिल हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सोचिए इंपोर्ट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, और ये इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, जहाँ पर इन्फ्लेशन कितनी हाई हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर जब हिस्टोरिक लेवल से बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दिया गया था मेजर प्रोड्यूसर कंट्रीज़ के द्वारा जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, तो जो इंपोर्ट कर रही थी वो कंट्रीज़ की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, काफ़ी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होता है वहाँ पर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस एजेंसी को क्रिएट किया गया, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ताकि एक सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर का जो रास्ता है वो बनाया जा सके सभी के लिए। इसमें 31 मेंबर्स हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया ने 2017 में एज अ एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था जो आपका IEA है, ओके। इस एनर्जी एजेंसी के द्वारा कई इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ओके, कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये पब्लिश की जाती है IEA के द्वारा। इसके बाद से और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स एंड नेट जीरो बाई 2050। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब आ जाते हैं हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे, या इंडिया में हम पर्टिकुलर एनर्जी सिक्योरिटी को अगर देखें तो चैलेंजेस क्या हैं कि हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है उसको इन्हेंस कर सकें। इसमें आप देखोगे पॉलिसी चैलेंजेस आते हैं, दो कि इंडियन गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो मेजर्स लिए गए हैं एनर्जी सिक्योरिटी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, रूरल एरियाज़ में क्लीन फ्यूल को लाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एग्रीकल्चर फ्रंट पे आप देखोगे तो सोलर इरिगेशन पंप डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफ़िशियंसी। इसके बाद से आप देखोगे BS6 नॉर्म्स लाया गया, ताकि जो फ्यूल की क्वालिटी है उसको अपग्रेड किया जा सके। ये 2022 से ही शुरू है, 2020 से शुरू है। देन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे हेल्प के नाम से जानते हैं, ये लाया गया। नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियो 2047 कैलकुलेटर को लॉन्च किया। इसका एम था कि जो रेंज ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर एनर्जी सिनेरियो है इंडिया का, उसको यहाँ पर डिज़ाइन किया जा सके। इसी तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर भी कई सारे स्टेप्स लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन मतलब जो आप कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे आप नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाते हो, मतलब जो ट्रेडिशनल फ्यूल हैं, जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, कोल हो गया आपका, ओके, उससे आप नॉन कन्वेंशनल की तरफ जाते हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी है बेसिकली। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए जाएंगे, नेशनल सोलर मिशन गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल बायोफ्यूल्स पॉलिसी एंड सतत योजना, स्मॉल हाइड्रो पावर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। आप मुझे कमेंट करके बताओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओके, ये कमेंट करके बताइएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ये सारे जो इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए। बट एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया अचीव नहीं कर पा रहा है, इसके क्या कारण हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने में? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी चैलेंजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है।
गेटिंग इट। एक लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक लीगल फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि सारी पॉलिसीज़ को अलाइन किया जा सके सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। एक्सेसिबिलिटी चैलेंज, एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है अभी भी लोगों के लिए, और एक्सेसिबिलिटी चैलेंज कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल रिलेटेड चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल हम सोलर एनर्जी के जो पार्ट्स हैं वो हमने फॉरेन से इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसको इंस्टॉल करना, उसको ऑपरेट करने की स्किल्स नहीं है। तो एक तो पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आए क्लीन एनर्जी को लेकर, ओके, लेकिन हमारे यहाँ रोड उस हिसाब से नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो चार्ज करने की फैसिलिटीज़ है वो उतनी लेवल की डेवलप नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस आते हैं, स्किल रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं जो इनको इंस्टॉल एंड ऑपरेट करने पे अभी उतने ट्रेंड नहीं है जितने ज़रूरत है। इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको लेकर, ओके। एक्सटर्नल चैलेंजेस आते हैं जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज़ पे, उसके द्वारा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। अगर हम देखें कि जो मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो जैसे एक्सेसिबिलिटी टू क्लीन एनर्जी इंक्रीज़ किया जाए, ये गवर्नमेंट के द्वारा इससे रिलेटेड बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि सोलर इरिगेशन पंप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ओके। इस तरीके के बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। इफ़िशियंसी को बढ़ाना, ओके। पॉलिसी चेंजेस, कई सारे पॉलिसी भी चेंज किए गवर्नमेंट ने। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, एनर्जी डिप्लोमेसी को बढ़ा रही है, जिससे कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ, मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ बेसिकली डील कर सकें एनर्जी रिलेटेड जो मैटर्स हैं उस पर। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि ऑयल एंड गैसेस का जो इम्पोर्ट है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें, रिड्यूस कर सकें, और अपनी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है उसे डिक्रीज़ कर सकें, ओके। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट कर तो रही है बट उतनी इफ़ेक्टिव अभी भी नहीं है। तो इसमें एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है गवर्नमेंट को, मतलब एक आगे का रास्ता आप एक सजेशन दे सकते हैं एक कंक्लूजन के रूप में कि क्या किया जाना चाहिए। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड टू अचीव द एनर्जी सिक्योरिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट है लेजिस्लेटिव एक्शन, जहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाएं जो एनर्जी सिक्योरिटी को अचीव करने पे हेल्प करे। इंस्टीट्यूशनल एक्शंस, नीति आयोग है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, इनको एक्शन लेना, जिससे पॉलिसीज़ तो बना दी गई, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो भी इफ़ेक्टिव मैनर में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लीन एनर्जी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए, हॉलिस्टिक गवर्नेंस डेवलप करना चाहिए, ओके। रीट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग पे ध्यान देना चाहिए, और सेल्फ रिलायंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमें अपनी एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को और इन्हेंस किया जाए ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी है जो अदर कंट्रीज़ पे एनर्जी सोर्सेज को लेकर उसे रिड्यूस कर सकें। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये था एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो यूनिट 6 है उसमें पर्टिकुलरली मेंशन है ये टॉपिक एनर्जी सिक्योरिटी का, ओके। तो यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर लेक्चर्स लेते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यूपीएससी, पीएसआईआर ऑप्शनल को लेकर बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो चैनल की। And thanks for all the love and support. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.